तो साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम हर रोज रिवीजन आपका कराते हैं। चलिए आज रिवीजन करते हैं अच्छी तरीके से। आपको हम बता दें कि रिवीजन हम करने वाले हैं 1 तारीख का रिवीजन करेंगे एकदम अच्छी तरीके से। आप सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लेंगे। इकोनॉमिक्स की बहुत लोग मतलब जो आपके भूगोल का बहुत लोग हमारे पास कमेंट करें, सर भूगोल का बताइए भैया। तो भूगोल का हम कल आपको ले आ देंगे भूगोल की पूरी वीडियो, तो आप लोग घबराए नहीं, ठीक है ना। 2 बार कम से कम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। संक्षिप्त ये आपको पहले यूपी जीके को पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और क्या कह रहा है, प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है आपको ये बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? राज्य संग्रहालय लखनऊ आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज्य संग्रहालय लखनऊ हो जाएगा, जो कि 1863 में बना था। आगे राजकीय संग्रहालय मथुरा की बात करेंगे 1874 में। राजकीय संग्रहालय झांसी की बात करेंगे 1875 ईस्वी में। और अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या आपका हो जाएगा। लोक कला संग्रहालय केसरबाग लखनऊ। और राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ आपका हो जाएगा। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा आपका हो जाएगा। ठीक। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई? 1959 ईस्वी में होती है। और प्रदेश में 2 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, एक आईआईटी कानपुर 1959 में और एक आईआईटी बीएचयू 1916 में। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ आपका हो जाएगा। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर और आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर आपका हो जाएगा। और जवाहर जवाहर नक्षत्रशाला आपका कहाँ हो जाएगा? प्रयागराज में आपका हो जाएगा। भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। स्थापना 1926 में होती है और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयास के द्वारा और मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम से होता है। और 1960 में नाम बदलकर संगीत विश्वविद्यालय हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय और 24 अक्टूबर 2000 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, नाम बदलकर भातखंडे संगीत संस्थान किया गया। आगे चलेंगे, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स क्राफ्ट स्थित है? तो लखनऊ आपका हो जाएगा 1911 में। ठीक। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ 1996 आपका हो जाएगा। अयोध्या शोध संस्थान 18 अगस्त 1986 अयोध्या में आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 लखनऊ आपका हो जाएगा। ठीक। क्या हो जाएगा? भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ 1975 आपका हो जाएगा। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? बनारस में स्थित है। भारत कला भवन बनारस में स्थित है। स्थापना जनवरी 1920 को होती है और संस्थापक राय कृष्णदास व मदन मोहन मालवीय थे। अध्यक्ष रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कनक भवन की बात करेंगे अयोध्या में और आनंद भवन की बात करेंगे प्रयागराज में आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो बरेली में आपका हो जाएगा। कहाँ पर? बरेली में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में आपका हो जाएगा। ठीक। भारतीय विष अनुसंधान संस्थान, भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान और न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान और क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला और केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान आपका लखनऊ में आपका हो जाएगा, ये लिख लीजिएगा। आगे राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता संस्थान आपका कानपुर में हो जाएगा। ठीक। लखनऊ में ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी का बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों के कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। तो ललित कला अकादमी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ललित कला अकादमी। स्थापना 8 फरवरी 1962 को होती है और स्थित लाल बरादरी महल लखनऊ में होता है और प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद आपके हो जाएंगे। ठीक। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 13 नवंबर 1963 लखनऊ आपका हो जाएगा। और राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988 से 1989 लखनऊ आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है रामपुर में आपका हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर में आपका हो जाएगा। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में और राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में आपका हो जाएगा। ठीक। और ध्यान दीजिएगा, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में आपका हो जाएगा। बुंदेलखंड चित्रशाला संग्रहालय बांदा में आपका हो जाएगा और प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट लखनऊ में आपका हो जाएगा।
आगे उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकार तकनीक संस्थान स्थित है? तो कानपुर आपका हो जाएगा। और सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर आपका हो जाएगा। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही आपका हो जाएगा। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में आपका हो जाएगा। कब हो जाएगा? मथुरा में आपका हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में आपका हो जाएगा। कौन सा? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित? लखनऊ में। और वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर में। और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज सैफई इटावा में आपका हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा आयोग में सही सुमेलित है? उज्जैन विद्या शोध संस्थान 1991 में आपका हो जाएगा। कौन सा आयोग में सही सुमेलित है आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान 1981 में 1985 में आपका हो जाए। यहाँ पे आपको नहीं करना है क्या, कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको करना है, ठीक है। अयोध्या शोध संस्थान 1996 में। और जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान 1986 में। राष्ट्रीय कृषि औद्योगिक सूक्ष्म ब्यूरो मऊ में। और भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान मेरठ में आपका हो जाएगा, ठीक। आगे हिंदी भाषा और साहित्य के विकास हेतु उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई? 1976 ईस्वी में की गई। और हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज 1927 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ 1972 आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान 1994 लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी 1996 लखनऊ में आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना 1986 में, ऊपर हमने आपको बताया। दयाल बाग शैक्षिक संस्थान आगरा में। और केंद्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान झांसी में आपका हो जाएगा, ठीक। विद्यावाहिनी प्रोजेक्ट कौन सा विभाग चला रहा है? शिक्षा विभाग आपका चला रहा है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 से 2 के बीच में। और स्कूल चलो अभियान 2001 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे देखते हैं, आगे आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। और सर्व शिक्षा अभियान याद करिए 2001 से 2 के बीच में। स्कूल चलो अभियान 2001 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में आपका हो जाएगा, ठीक। कल्प योजना संबंधित है किससे? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। और मित्र योजना भारत शिक्षा मित्र योजना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में, फैजाबाद अयोध्या में आपका हो जाएगा, ठीक, जिसे अब अयोध्या कहते हैं। दयाल बाग संस्थान आगरा में आपका हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में। और पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली इज्जत नगर में आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। प्रसिद्ध कवि, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण। चलिए आगे बात करते हैं, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की देवनागरी लिपि में लिखी हुई प्राचीनतम पोथी उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? लखनऊ संग्रहालय आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए, लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1911 ईस्वी में की गई। लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1911 ईस्वी में की गई, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि हर्ष ने ग्रहण की थी? अब आपका आ गया जीके जीएस आ गया नवीन सर का, ठीक है ना, तो सभी लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे इसको भी। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि हर्ष ने ग्रहण की थी? तो आपका क्या हो जाएगा? परम महेश्वर की थी। और हर्षवर्धन किस वंश थे? वर्धन वंश के थे। और पुष्यभीति वंश थे जिसे कहते हैं। हर्षवर्धन कब से कब शासनकाल रहा? 606 से 647 तक रहा, ठीक। और ध्यान दीजिएगा, देवगुप्त मालवा में शशांक गौड़ प्रदेश के थे, ठीक है ना। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित शासकों में से हर्षवर्धन को पराजित किया था किसने? पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। और दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में आपका हो जाएगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान में। भीम प्रथन के सामंत भीमल शाह और माउंट आबू राजस्थान में आपका हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में। और ब्रह्म मंदिर पुष्कर में। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। और खजुराहो का मंदिर छतरपुर में। और लिंगराज मंदिर उड़ीसा में। और दशावतार मंदिर ललितपुर में। भारत माता मंदिर वाराणसी में। प्रेम मंदिर मथुरा में आपका हो जाएगा, ठीक। कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो आपका कोणार्क मंदिर सूर्य देवता से संबंधित है। किससे? सूर्य देवता से संबंधित है। मीनाक्षी मंदिर तेलंगाना तिरुमलाई में है। और तट मंदिर आपका हो जाएगा मल्लमपुरम नरसिंह वर्मन सेकंड के द्वारा। कैलाश मंदिर कांची में। और पुरी जगन्नाथ ओडिशा चोल गंगदेव में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो भवभूति उत्तर रामचरित आपका हो जाएगा। भवभूति ने क्या लिखा? उत्तर रामचरित। दंडी ने क्या लिखा? 10 कुमार चरितम दांडी की है। और भारवी की है किराता अर्जुनियम। और भवभूति की ध्यान दीजिएगा। और शूद्रक की क्या है? मृक्ष कटिकम आपका हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अश्वघोष की क्या है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? सादिरानंद आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और बृहद जातक किसकी हो जाएगी? वहार मिहिर की, ठीक है ना। आगे चलेंगे। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फाहियान कब आया? 399 1414 एडी तक। और इफ्सिंग कब आया? 673 695 एडी। अलबरूनी कब आया? बुक किताब उल हिंद लिखा 1018 से 1019। और युआंग चुआंग किसने लिखा? 629 से 644 एडी आपका हो जाएगा। भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया है। राज्यों का एक यूनियन होना चाहिए। क्या होता है? राज्यों का एक यूनियन होना चाहिए। और 1 नवंबर 2000 को एमपी में, छत्तीसगढ़ में आपका हो जाएगा। 2 नवंबर 13 यूपी उत्तराखंड में आपका हो जाएगा। और 15 नवंबर बिहार से झारखंड आपका हो जाएगा। आर्टिकल 2 में भारत के बाहर से भी ले सिक्किम 36 1975 में 22वां स्टेट आपका बना, ठीक है ना। राष्ट्रपति पद से नामांकन के प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 50-50 आपको कर देना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। राष्ट्रपति के पूर्व निर्वाचन के लिए पात्रता का प्रावधान है, अनुच्छेद 57 के अंतर्गत आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कार्यपालिका का मुख्य, देखिए ध्यान दीजिएगा, याद करिए आपका, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति की अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? तो यहाँ पर अनुच्छेद 111 आपका हो जाएगा। और संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा में। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है ना। आगे चलेंगे। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम संभाव्य अवधि क्या हो सकती है? 7.5 माह आपका हो जाएगा। क्षमादान 72। और सुप्रीम कोर्ट से परामर्श आर्टिकल 143 आपका हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो आपका हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा हो जाएगा, नहीं की जाती है। देखिए, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशिष्ट अधिकारी और भारत के महान्यायवादी आपका हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करेंगे, CAG, कैग और मुख्य न्यायाधीश और वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सियाचिन का हिमनद सबसे बड़ा है और 76 किलोमीटर लंबा है और 5753 मीटर आपका हो जाएगा ऊपर। सूची 1 को सूची 2 सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। बुमला दर्रा आपका कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और जेम्पेला कहाँ है? सिक्किम में। और मुल्लिंगला कहाँ है? उत्तराखंड में। और सिम्पिंगला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में आपका हो जाएगा, ठीक। नाथुला दर्रा सिक्किम में आपका, दीकू दर्रा अरुणाचल प्रदेश और रोहतांग में हिमाचल प्रदेश में। और मिनी नीति उत्तराखंड में। पालघाट ओरघट महाराष्ट्र में। और जोजिला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में। और चांगला कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। और बनिहाल कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में आपका हो जाएगा। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल आपका हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे अधिक वर्षा यहाँ पर होती है, ठीक। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? काल वैशाखी राजस्थान आपका हो जाएगा। काल वैशाखी राजस्थान और पश्चिम बंगाल आपका हो जाएगा, ठीक। काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सी कथन सही है? तो आपका क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों आपका सही हो जाएगा। इन्हें रेंगुर के नाम से जाना जाता है और इन्हें लोहा, चूना, कैल्शियम और पोटास की प्रचुर मात्रा होती है, ठीक है ना। चलिए, कपास के लिए वरदान है काला रंग, टिटेनीफेरस और मैग्नेटाइट सबसे ज़्यादा इसमें होता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, MP में पाई जाती है, ठीक है ना। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा। और ध्यान दीजिएगा, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं, नई जलोढ़ को खादर कहते हैं। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल 43% में गेहूँ, धान, अरहर, चना, मसूर, मक्का आपका होता है, ठीक है ना। ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? ठोस में होती है। ठोस, द्रव, गैस। मतलब ठोस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में। तो ठोसों में सबसे ज़्यादा किस में होती है? एल्यूमिनियम होती है 6220 मीटर प्रति सेकंड। और द्रव में कितनी होती है? 1531 मीटर प्रति सेकंड। और गैस में, हाइड्रोजन में उसके बाद होती है। और अगर निर्वात में देखें तो 332 मीटर प्रति सेकंड वायु में आपकी होती है, ठीक। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है?
तो आपका केल्विन आपका हो जाएगा, इसमें आपका ऋणात्मक मान नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, C/3 बराबर F-32/9 बराबर R/9 R/4 बराबर K/5 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपके लिए जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष का इलाज किया जाता है अवतल लेंस से किया जाता है, ठीक है। दूर दृष्टि दोष का उत्तल लेंस, दीर्घ दृष्टि दोष के लिए बायोफिया यानी कि जिसे आप द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। इसका उल्टा हो जाएगा दूर दृष्टि दोष में। दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहा में होती है, 2 से 4% आपकी होती है। सबसे कम कार्बन की मात्रा किस में होती है, पिटवा लोहा में होती है, और कार्बन 0.08% आपका होता है इसमें। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, विटामिन सी आपका हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, जल में अघुलनशील विटामिन कीड़ा यानी KEDA आपका हो जाएगा। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, तो जॉन सॉल्क ने की थी। पोलियो के टीके की खोज जॉन सॉल्क ने, और अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन की खोज की थी, और रॉबर्ट कोच ने टीबी की खोज की, और एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज की, और टीबी का टीका ग्यूरिन कॉक्लेमेट और इंसुलिन बेंटिक ने आपका हो जाएगा, और विषाणु इवानोस्की और जीवाणु लिवेनहाक आपका हो जाएगा, ठीक है ना। भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया वर्ष 1969 में। इसमें आपको लक्ष्य 50 करोड़ से अधिक जो बैंक रखे हैं धनराशि उसको जोड़ा गया। और दूसरी बात कब हुआ, इसमें इंदिरा गांधी जो थी PM थी, और लोकसभा मतलब कि जो RBI के जो गवर्नर थे कौन थे, LK झा थे। दूसरी बार 1980 में होता है, 6 बैंकों को इसमें जोड़ा गया 200 करोड़ से ऊपर संपत्ति वाले को, और PM उस समय इंदिरा गांधी थी, और RBI गवर्नर IG पटेल थे, ठीक। और सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई, तो आपका 1975 में आपका हो जाएगा। पहला बैंक, प्रथम बैंक मुरादाबाद UP में, और समिति आपका हो जाएगा RJ सरैया, और केंद्र सरकार 50%, राज्य सरकार 15% और बैंक 35% आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है, तो सेबी आपका हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब होती है, 12 अप्रैल 1988 को होती है। सेबी एक्ट 1992 में, और म्यूचुअल फंड को नियंत्रित करता है, और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इरडा की बात करेंगे, नियमन करती है और बीमा कंपनियों को, और ध्यान दीजिएगा 19 अप्रैल 2000 को होता है। और एन रंगाचारी पहले अध्यक्ष से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया कब, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। और GST में सबसे पहले फ्रांस में, भारत 116वां कंट्री आपका मॉडल कनाडा से प्रेरित है, 122वां विधेयक है, 101वां संविधान संशोधन, सबसे पहला राज्य असम आपका हो जाएगा, एक्ट 249/79A आपका हो जाएगा। भारत में GST की परिषद के अध्यक्ष कौन बने, वित्त मंत्री आपके हो जाएंगे। GST काउंसिल 33 सदस्य, और कुल दरें 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। GST नंबर 15 अंक का होता है आपका, ठीक है ना। चलिए, लखबार बांध कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में आपका हो जाएगा लखबार बांध। और भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था, तो 1974 ईस्वी में किया था, 18 मई 1974 को। और पोखरण राजस्थान में किया था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा आपका हो जाएगा। दूसरा परीक्षण 1998 में किया था, ऑपरेशन शक्ति। और प्रथम भारतीय उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट भेजा गया था। संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में आपका हो जाएगा। लंदन में UNO का, UNC का और UNIC का आपका हो जाएगा लंदन में, ठीक है, मतलब न्यूयॉर्क में आपका हो जाएगा। DRDO का विस्तृत रूप क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपका होता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। सार्क विकास निधि SDF का सचिवालय कार्यालय कहाँ स्थित है, भूटान में आपका हो जाएगा। सार्क की स्थापना 1985 ढाका में, सचिवालय 1987 काठमांडू, और सदस्य देश 8 आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, प्रथम फुटबॉल विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया, तो मोंटेवीडियो आपका हो जाएगा 1930 में, ठीक है ना। चलिए, और 2022 में कतर दोहम विजेता अर्जेंटीना, 2026 में कनाडा, मैक्सिको US में आपका हो जाएगा, ठीक।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन सी पुस्तक लिखी? तो इन्होंने पुस्तक लिखी द इंडियन स्ट्रगल लिखी थी, ठीक। और पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय और आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ठीक। व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से जाना जाता है वहाँ कौन है? तो चित्तरंजन दास जी हैं, ठीक है ना। दीन बंधु CF रेंटरेज आपका हो जाएगा। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां आपको हो जाएगा। निर्मल हृदय मदर टेरेसा बाबूजी जगजीवन राम। और महामना मनमोहन मालवीय को जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आ गया मेरे प्यारों, क्या आ गया यहाँ पर आपका आ जाएगा, क्या जो आपका हो जाएगा मानसिक अभिरुचि। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में अपराध की विशेषताओं में वह कौन सी सर्वप्रथम विशेषता आप चिन्हित करेंगे जिसकी अनुपस्थिति में कोई कृत्य अपराध बन नहीं पाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, किसी कृत्य में यदि दुराशय शामिल हो और दुराशय तथा व्यवहार में युक्ति युक्त रिश्ता पाया जाए तो ऐसा कृत्य अपराध बन जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अपराध नियंत्रण के लिए एक सशक्त और प्रभावी तरीके के रूप में सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता सामुदायिक पुलिसिंग की नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत बीट पेट्रोलिंग को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, नहीं, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। आप एक बहुधर्मी क्षेत्र में पुलिस अधिकारी हैं, आपके शहर में अचानक बलवा शुरू हो जाता है। इस प्रकार में अपराध की दिए अपराध श्रेणियों में कौन सी श्रेणी के अंतर्गत रखे जाएंगे? लोक शांति के विरुद्ध अपराध आपका हो जाएगा, ठीक। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप समन मामले एवं वारंट मामले के विषय में दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही पाते हैं? तो आप क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समन मामलों में अभियुक्त को अभियोजन पक्ष के साक्षियों के प्रतिपरीक्षा करने का अवसर मिलता है, जबकि वारंट मामलों में 2 अवसर आरोप पूर्व व दूसरा आरोप बाद में मिलते हैं, ठीक। एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपराध नियंत्रण हेतु आपके द्वारा उठाए गए निम्नलिखित कदमों में सर्वाधिक उपयुक्त कदम कौन सा होगा? तो आप सामाजिक सहयोग के माध्यम से सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा दें, ठीक, ये आपका हो जाएगा। और आप अपने क्षेत्र में बीट पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे, ये भी आप कर सकते हैं। और आप पकड़े गए अपराधियों को कठोर से कठोर दंड दिलाने में प्रयास करेंगे, ये आप नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आप क्षेत्र में सभी चिन्हित अधिकारियों की पहचान कर नजरबंदी कार्रवाई करेंगे, ठीक, ये आपका हो जाएगा। चलिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में किसी अभियुक्त के विषय में आप निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई नहीं करेंगे? तो कौन सी अभियोग आप कार्रवाई नहीं करेंगे? अभियुक्त के मामले पर विचार प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के अनुसार किया जाए, बिल्कुल सही बात है। जांच एवं विचारण में देरी को जहां तक हो सके कम किया जाए, बिल्कुल। न्याय प्रक्रिया की जटिलता को दूर करके उसे सरल किया जाए, बिल्कुल सही बात है। तो अभियुक्त को जल्दी से जल्दी सजा का ऐलान न हो, ये आपका हो जाएगा गलत, ठीक। एक पुलिस अधिकारी के रूप में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें तथा सही एवं कानूनी रूप से तर्कसंगत विकल्प का चयन करें। तो आपके क्षेत्र में घटित असंज्ञेय प्रवृत्ति के अपराध के मामले में आप दोषियों को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकते, आपका ये हो जाएगा, ठीक। वित्तीय अपराधों के संबंध में कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा? भारत में कुछ कानूनों के अंतर्गत कुछ वित्तीय अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। अपराध नियंत्रण के संदर्भ में मीडिया ट्रायल के संबंध में कौन सा कथन आप सही नहीं मानते हैं? तो मीडिया ट्रायल सही है, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, गलत बात है। आपका यही आपका सही हो जाएगा, ये सही नहीं है, ठीक है ना। आगे चलेंगे। किसी अपराध की जांच करते समय पुलिस को कॉल डिटेल रिकॉर्ड में क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो कॉल डिटेल जब चेक करते हैं तो क्या जानकारी देखिए, इनकमिंग कॉल की अवधि मिलती है, उसमें आउटगोइंग कॉल की अवधि मिलती है, कॉल करने वाले व्यक्ति की बैंकिंग डिटेल आपको नहीं मिलती है उसमें, और मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क का सेल नंबर इसमें आपको मिल जाता है, ठीक। एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को कौन सा गुण होना चाहिए? तो सामाजिकता उसके अंदर होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, और ध्यान दीजिएगा उसके अंदर क्या होनी चाहिए? अनुशासन प्रियता होनी चाहिए। उपयुक्त में सभी आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए, आप पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं, किसी मेले में आपके सामने एक चोर किसी औरत के गले से चैन छीनकर भाग जाता है, तो आप क्या करेंगे? तुरंत गश्ती दल को सूचना करेंगे, ठीक है ना। चलिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस को निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर सभी कार्य करने की अनुमति है।
कुछ प्रतिबंधात्मक नीतियों को रद्द करने की मांग करने वाले सार्वजनिक प्रदर्शन को प्रतिबंधित करना गलत बात है। अनुमति है, सभी कार्य करने की अनुमति है, एक कार्य छोड़कर। ये कार्य आप नहीं करेंगे, बाकी सारे काम कर सकते हैं। चलिए आगे चलेंगे। अपराध नियंत्रण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा गलत है? अपराध नियंत्रण में देखिए, अपराध नियंत्रण में मीडिया को कोई भूमिका नहीं है, मीडिया की भूमिका है, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अपराध नियंत्रण में मीडिया की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन? ये आपका दोबारा हो गया। देखिए इसमें भी आपका वही है। मीडिया क्या है? मीडिया कानूनों प्रावधानों की जानकारी जनता तक पहुंचाता है। अपराधों और अपराधियों की रिपोर्ट करके मीडिया सामाजिक तत्वों को आगाह करता है, बिल्कुल। और मीडिया पुलिस प्रशासन की कमियों और खामियों को उजागर करके पुलिस प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है, बिल्कुल। तो विधायिका द्वारा कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया में मीडिया कोई भूमिका नहीं निभाता, ये सही बात है, ठीक। तस्करी एक अधिक आर्थिक अपराध है। जिस वस्तुओं को अधिकतम तस्करी की जाती है उसमें ड्रग्स, सोना चांदी, हीरे, हथियार और विस्फोटक, रिस्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि शामिल है। तस्करी नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा चुनौती नहीं है? संस्थागत और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये चुनौती नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। किसी सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक पुलिस अधिकारी को सबसे पहले क्या करना चाहिए? भीड़ के नेताओं से बातचीत करना चाहिए, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। आपराधिक प्रवृत्ति के प्रोत्साहन देने के लिए समाज के लिए क्या अधिक घातक है? तो देखिए फिल्मों में अश्लीलता, हिंसा व करना दृश्य, मतलब ये बहुत ज़्यादा घातक है, ठीक है ना। आतंकवाद जैसा गंभीर अपराध समाज में भय का माहौल पैदा कर देता है और ऐसी स्थिति में पुलिस बल की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आतंकवाद के मूल कारण को समझना और उन्हें दूर करना आपका हो जाएगा। आपराधिक न्याय कानून में निर्दोषिता की प्रकल्पना सिद्धांत पर क्या अर्थ है? आपको ये बताना, दोषी साबित होने तक निर्दोष है, ठीक है ना। चलिए, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में अपराध की विशेषताओं में वह कौन सी सर्वप्रमुख विशेषता आप चिन्हित करेंगे जिसकी अनुपस्थिति में कोई कृत्य अपराध बन ही नहीं पाएगा? तो आपका किसी कृत्य में यदि दुराशय शामिल हो और दुराशय तथा व्यवहार को युक्ति युक्त रिश्ता पाया जाए तो ऐसा कृत्य अपराध बन जाता है, ठीक। चलिए, अपराध किसे कहते हैं? जिस कार्य में मानव समाज का नुकसान अपराध की श्रेणी में आता है उसे क्या कहेंगे? अपराध कहेंगे। और अपराध के प्रमुख तत्व मानव होना चाहिए, दुराशय होना चाहिए, आपराधिक कृत्य होना चाहिए और मानव या समाज के प्रति क्षति पहुंचानी चाहिए, ठीक। और अपराध के नियंत्रण करने का कार्य सरकार तथा प्रशासन का होता है, जिसमें आपका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें सरकार उन अपराधों के लिए कानून बनाएगी तथा प्रशासन उन नियमों को लागू करेगा जिसकी प्रक्रिया को अपराध नियंत्रण कहते हैं। अपराधों के प्रकार की बात करेंगे। संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध में ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। और असंज्ञेय अपराध की बात करेंगे। असंज्ञेय अपराध से तात्पर्य ऐसे अपराध से है जिसमें पुलिस अधिकारी अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। और अपराधों को इस प्रकार भी वर्गीकृत किया जा सकता है: मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, हत्या, चोट, अपहरण, बलात्कार; संपत्ति के विरुद्ध अपराध, चोरी, डकैती, धोखा, अभ्यासभंग, अतिक्रमण; और लेख के संबंधित अपराध, जाली नोट छापना, जालसाजी करना; मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले अपराध, मानहानि करना, पहचान चोरी करना, मानसिक शोषण करना; लोक शांति के विरुद्ध अपराध, दंगा करना, लोक बाधा, बलवा करना; और राज्य के विरुद्ध अपराध की बात करें, राजद्रोह और विद्रोह करना। शासकीय सेवकों द्वारा अपराध की बात करेंगे तो अवैध पुरस्कार प्राप्ति, जाली प्रमाण पत्र जारी करना, ये आपका हो जाएगा शासकीय में, ठीक। नए भारतीय आपराधिक कानून की बात करेंगे। भारतीय दंड संहिता में आईपीसी 1860 में क्या दिया गया है? भारतीय न्याय संहिता 2023। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करेंगे 1872 में आपका क्या हो जाएगा? भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपका हो जाएगा। और आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की बात करेंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपका हो जाएगा। भारतीय नवीन संहिता 2023 की बात करें आप, आईपीसी 1960 दंड संहिता में 5 प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया था। नवीन भारतीय न्याय संहिता 2023 में दंड के 6 प्रकारों का प्रावधान है, ठीक। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास, संपत्ति जब्त एवं जुर्माना, एकांत कारावास। और सामुदायिक सेवा में नया जोड़ा गया, अगर आप छोटी चोरी करते हैं तो आपको सामुदायिक सेवा लगाया जाएगा, ठीक। बदल गई आईपीसी में कौन सी आईपीसी बदली गई है? ध्यान दीजिएगा। देशद्रोह धारा 124 से क्या धारा 152, गैर कानूनी सभा से 144 से धारा 149, हत्या 302 से 101 आपका हो जाएगा। हत्या का प्रयास 307 से 109, और दुष्कर्म का 376 से 63, और मानहानि में 399 से 356, और ठगी में धारा 420 से 316 आपका हो जाएगा।
भारतीय न्याय संहिता 2023 की बात करेंगे, जोड़े गए प्रावधान मॉब लिंचिंग को परिभाषित करते हुए उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए 103 धारा 2 में मृत्युदंड या आजीवन का कारावास की कठोरतम सजा है। आतंकवाद को परिभाषित कर उसके लिए सजा का प्रावधान धारा 113 में जोड़ा गया। हिट एंड रन के मामलों के लिए धारा 102 में जोड़ा गया, नया प्रावधान किया गया। देश में संगठित अपराध के निपटने के लिए धारा 111 में कठोर प्रावधान किया गया। राजद्रोह को खत्म कर देशद्रोह के लिए धारा 151 में जोड़ी गई। ठीक। विवाह करने का वादा कर यौन संबंध बनाना धारा 69 में तहत अपराध घोषित किया गया। और एफआईआर और एनसीआर में अंतर की बात करेंगे। एफआईआर का पूरा नाम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है और एनसीआर का नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट है। और यह संज्ञेय अपराध की सूचना सीआरपीसी की धारा 154(3) के तहत दर्ज की जाती है। एफआईआर के अंतर्गत देखिए, जो एफआईआर होता है 154 के अंतर्गत होती है, जो तहत दर्ज की जाती है सीआरपीसी, ठीक है ना। और यहाँ पर एफआईआर के अंदर केस दर्ज होते ही पुलिस को विवेचना की शक्ति प्राप्त हो जाती है और उसकी मतलब तब वो जांच पड़ताल कर सकता है। एफआईआर करने के बाद ही पुलिस अपना नेक्स्ट कदम उठाती है। ठीक। और एफआईआर में पुलिस धारा 41 के अंतर्गत अभियुक्त को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। अगर आपको एफआईआर है तो बिना वारंट के आपको धारा 41 के अनुसार आपको गिरफ्तार कर सकती है। और यदि एनसीआर के यदि असंज्ञेय मामलों की सूचना सीआरपीसी धारा 155 के तहत दर्ज की जाती है और एनसीआर के मामलों में मजिस्ट्रेट के आदेश से विवेचना प्रारंभ होती है और एनसीआर के बिना वारंट के अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। अपराधों को रोकने के उपाय, कानून की समीक्षा करना, समय परिवर्तन के साथ साथ कानूनों की समीक्षा करके उनमें समयानुसार बदलाव होने चाहिए। ठीक। पुलिस परीक्षण की बात करेंगे। सर्वप्रथम पुलिस को प्रशिक्षण देना चाहिए और उन्हें मानवीय शिक्षा चाहिए तथा अपराध की निजात दिलाने के लिए संस्था के रूप में कार्य करना चाहिए। कारागार व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए। कारागार में अमीर दबंग प्रवृत्ति वाले लोग गरीब कैदियों को शोषण करते हैं। विभिन्न प्रकार के नक्शे पर प्रतिबंध लगाने चाहिए क्योंकि नशे में आदमी सिर्फ स्वयं का सुख देखता है। न्याय प्रक्रिया में सुधार लाना चाहिए। जितने भी लंबित मुकदमे हैं उन्हें जल्दी से जल्दी फैसले तक पहुंचाने चाहिए। ठीक। चलिए आगे बात करेंगे। आगे हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो संज्ञा के जिस रूप में पुरुष तत्व या स्त्री तत्व का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग पुरुष लिंग आपका होता है। तो शेर, पेड़, सोना या पुल्लिंग आपको हो जाएंगे। माता, आत्मा और गति आपकी हो जाएगी स्त्रीलिंग। किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन नहीं होता है, तो देखिए नायक का नायिका, सेवक का सेविका, अनुज का अनुजा और संचालक का संचालिका, ध्यान दिएगा संचारिका नहीं संचालिका आपका होता है। ठीक है ना। तनय का तनया, शिष्य का शिष्या, भवदी का भवदिया, अक का इका, लेखक का लेखिका आपका होता है। ठीक। लिंग के आधार पर असंगत युग्म आपको होता है। श्रीमान का श्रीमती हो जाएगा, विद्वान का विदुषी, युवा का युवती और दाता का दत्री नहीं, ये आपका दत्री मतलब बड़ी की मात्रा आपका आएगा। ठीक। दात्री आपका आएगा। ठीक है ना। चलिए, नेता का नेत्री और कर्ता का कत्री, दाता का दात्री आपका, ये आपका है ना दाता का दात्री। विधाता का विधात्री आपका हो जाएगा। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें 3 शब्द स्त्रीलिंग है जबकि 1 शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है आपको ये बताना है। तो मेरी चाल अच्छी है, देखिए कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है। ठीक है ना। दाल अच्छी है, ये भी स्त्रीलिंग। खाल निकाली जाती है, गाल गाल पर मारा जाता है, मारी नहीं जाती, आपका ये हो जाएगा। देश, बेश, क्लेश, भेष में कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं आपको ये बताना है, 0। देखिए देश से निकाला जाता है, बेश पुरुष लोग, क्लेश और भेष भी सारे पुरुष आपके हो जाएंगे। निम्नलिखित में से उस समूह को चिन्हित करें जिसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन सही रूप से किया गया है। शब्द, कवि, सम्राट, नेता। शब्द का क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, शब्द कौन कौन से, कवि का कवित्री, सम्राट का सम्राज्ञी, नेता का नेत्री, विधुर का विधवा आपका हो जाएगा। शीर्षक, अध्याय, इकट्ठा, पाठ, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग हैं, तो आपके 1 स्त्रीलिंग आपके हो जाएंगे। ठीक। इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ख्याति। ख्याति में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें आपका ख्याति क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, सब बाकी सारे क्या है पुल्लिंग आपको हो जाएंगे। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है, तो कौवा से पहले मादा लगाते हैं, मादा नर मादा, मादा कौवा आपका हो जाएगा। जिस भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उसका लिंग होता है स्त्रीलिंग आपका होता है। घबराहट, बौखलाहट, चिकनाहट आपका हो जाएगा। युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में सही शब्द छांटिए, तो युवती आपका हो जाएगा। ठीक। हिंदी में कितने वचन होते हैं, 2 वचन आपके होते हैं। संस्कृत में वचन 3 आपके, द्विवचन आपके होते हैं। ठीक। इनमें से किस शब्द में रूप, एकवचन और बहुवचन में समान नहीं होते, इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा। ठीक।
चलिए मादा सदा एक वचन प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। चर्चा और जनता आपका हो जाएगा सदैव एक वचन में होता है। वर्षा, ईश्वर, पृथ्वी, प्रजा, खेल, प्रत्येक सदैव एक वचन में। सदैव बहुवचन में रहने वाले दर्शन, होश, प्राण, आंसू, बाल, दाम, ओट, अक्षत, हस्ताक्षर आपका हो जाएगा। दिए गए वाक्यों विकल्पों में से रेखांकित शब्द को प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, इसका चयन कीजिए। तो इस वर्ष उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई। आपके दर्शन में बड़ा लाभान्वित हुआ और मैं अक्षत को पूजार्थ ले जा रहा हूँ। ऊँट आपकी ऊँट से बड़े आकर्षित है। आपका वर्षा हो जाएगी। सदैव क्या हो जाए इसमें एक वचन में होता है। वचन के आधार पर असंगत युग्म आपको बताना है, तो ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थी को क्या हो जाएगा? विद्यार्थी गण हो जाएगा। गुब्बारा का गुब्बारे, कलम का कलमे, मेज का मेजें आपका, पंखा का पंखे, चूजा का चूजे, बेल का बेलें आपका हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे। निम्नलिखित बहुवचन की दृष्टि से कौन सा युग्म में सही नहीं है? पक्षी का पंक्षियाँ आपका हो जाएगा। पक्षी का पंक्षियाँ नहीं, देखिए कौन सा युग्म में सही नहीं है? पक्षी का पंक्षियाँ नहीं होगा, बकरी का बकरियाँ होगा, पहाड़ का पहाड़ियाँ, गड्ढा गड्ढे आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। ध्यान दीजिएगा। टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है? टिड्डी दल आपका हो जाएगा। पाठक का पाठक गण, पक्षी का पक्षी वृंद, जो आपको पीछे देखा ना, मुनि का मुनि वृंद, देव का देवगण, सुधी का सुधी जन, बंधु का बंधु वर्ग आपका, आप लोग आपका हो जाएगा। बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है? तो रीतियाँ आपका हो जाएगा, जो अनुचित रूप आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो अंत स्वर के साथ ए लगाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे इकारांत में विधि आपका, और इसे इकारांत में मकड़ी, उकारांत में आपका हो जाएगा कलम, आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। ठीक, मैंने आम खाया, तो आसन्न भूतकाल आपका हो जाएगा। ठीक, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, सामान्य भूतकाल आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद सही है? हेतु वर्तमान काल का भेद नहीं है, बाकी सब हैं, ठीक है ना। चलिए, हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक, संभवतः वह लिखता हो, संभाव्य वर्तमान काल आपका हो जाएगा। ठीक, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु मत भविष्य काल आपका हो जाएगा। आप पढ़ें तो मैं लिखूं, ये हेतु मत भविष्य काल आपका हो जाएगा। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, तो संभाव्य भविष्य काल आपका हो जाएगा। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, परसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, कर्म कारक आपका हो जाएगा। कारक चिन्ह की दृष्टि से असंगत काव्य आपका क्या हो जाएगा? बस से सामान गिरा, ये आपका हो जाएगा। वाक्य में जिस शब्द की क्रिया के संबंध का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। ठीक, चलिए, ठीक समय पर आना, अधिकरण आपका हो जाएगा स्थानवाचक, ठीक है ना। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, तो पुत्र आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सबसे कम योग्यता रखता है। ठीक, कारक चिन्हों की पहचान की दृष्टि से निम्नलिखित में ससंगत युग्म आपका कौन सा हो जाएगा? मेरे द्वारा यहाँ काम हुआ, तो कर्ता कारक नहीं हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पे करण कारक आपका होगा। ठीक, चलिए, ठीक है ना। पेड़ से किस वाक्य में कर्म कारक है? कर्ता ने कर्म को, पेड़ से पत्ता गिरा, मैं घर पर हूँ और वह दिन में आएगा, भूखों खाना खिलाओ, ये आपको बताना, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपको रिवीजन कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।